हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, आज हम यहाँ क्लास 10 की फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 जो अभी हुई है, इसमें सोशल साइंस सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, उन सब को आंसर सहित व्याख्या करेंगे अर्थात विश्लेषण करेंगे। जो आगामी आने वाले मैट्रिक के विद्यार्थी होंगे, परीक्षार्थी होंगे, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और जो क्लास 10 में पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी यह फ़ायदेमंद होगा। इसमें से जो प्रश्न लिए गए हैं वो इतिहास के हैं, भूगोल के हैं, राजनीतिक विज्ञान के हैं, अर्थशास्त्र से हैं तथा आपदा प्रबंधन से भी हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, उसका आंसर क्या होगा और उससे संबंधित और कुछ विशेष तथ्य होंगे उनको भी हम जानेंगे। प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर आपको अच्छा लगा, इसे कुछ फ़ायदा होगा तो आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे और अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर कर देंगे और मुख्य रूप से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट प्रश्न है यह स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आंसर बी सही होगा। करेक्ट आंसर 1815 ईस्वी में हुआ। लेकिन इसके संबंध में मैं आपको बताता हूँ कुछ, कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था ने अपनी विजयों के द्वारा अर्थात युद्ध जीतने के उपरांत यूरोप के मानचित्र में जो परिवर्तन किए, उसका पुनर्निर्माण के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन बुलाया गया। उसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। जो सम्मेलन बुलाया गया था 1815 में, उसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। और यह वियना कांग्रेस या फिर वियना सम्मेलन, दोनों सेम बात है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये चीज़, इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से होता है। एक बात और आप जानिए कि वियना क्या है। तो वियना ऑस्ट्रिया एक देश है जिसकी राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? राजधानी है। तो ये सारे बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? पहले तो इसका आंसर हम जान लेते हैं कि ए होगा बिस्मार्क। लेकिन इससे संबंधित कुछ और चीज़ आप जानिए कि रक्त एवं लौह का मतलब क्या होता है। तो इस नीति का अर्थ है शत्रुओं के प्रति क्रूर होना। कहने का मतलब तलवारों का प्रयोग करना, कठोरता और सख्ती और खून बहाना। अब यह रक्त एवं लौह नीति अपनाई गई थी कहाँ पे? तो जर्मनी में। एक बात और जानिए, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जिससे इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछें तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1829 ईस्वी की एंड्रिया पूल की संधि किस देश के साथ हुई? पहले आंसर जाने आप। ऑप्शन डी तुर्की होगा। लेकिन आपको यह भी जाननी चाहिए कि यह जो संधि हुई थी यह रूस और तुर्की के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, अर्थात उसका व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, वह एक नाविक था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, एक बात आपको जानना होगा कि जो गैरीबाल्डी था किस देश के था? तो यह था फ्रेंड्स आपको इटली के था। कहाँ के था? इटली के था। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की राजधानी रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आगे प्रश्न संख्या 6 हम देखेंगे। 6 कहता है, जालवेरीन एक संस्था थी। क्लियर कर दिया है कि वो एक संस्था थी, लेकिन कैसी संस्था थी आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 7, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई? तो इसका जवाब आपका सही होगा ऑप्शन बी, नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में। अब यह भी जानना होगा बोल्शेविक क्रांति हुई थी कहाँ? तो रूस में हुआ था।
रूस में हुआ था। रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति वर्तमान समय में अभी कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। एक बात और रूस से याद आया कि रूस और यूक्रेन यह अभी चर्चा में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, युद्ध चल रहा है। अच्छा, रूस के तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो जेलेंस्की हैं। रूस का राजधानी मॉस्को, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। तो इन सारी बात को भी आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप आने वाले प्रश्नों को सही और सटीक आंसर दे सकें। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारियाँ प्राप्त होती है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन फ्रेंड्स ये ट्रांसटकी ने किया था। किसने किया था? ट्रांसटकी ने। 9 क्वेश्चन नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन में इसको आप लगा सकते हैं। तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। आपको मालूम होना चाहिए कि जाकर, लेकिन वो अमेरिका में बस गए थे। कार्ल मार्क्स जर्मनी में जन्म लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यह भी आप शायद जानते होंगे, नहीं तो जान लीजिए। पहला प्रयोग साम्यवादी शासन का रूस में हुआ था। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना 11, लेनिन की मृत्यु कब हुई? पहले इस प्रश्न का आंसर आप जानें तो यह हुआ था 1924 ईस्वी में। अगर आपको प्रश्न पूछ दे कि किस डेट में, डेट सहित पूछे, तो आपका जवाब होगा 21 जनवरी 1924 ईस्वी में। एक बात यह भी जानिए, लेनिन का पूरा नाम क्या है? तो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। लेनिन किस देश के थे? तो रूस के थे। अभी मैंने बताया रूस की राजधानी मॉस्को, राष्ट्रपति वर्तमान समय में तो व्लादिमीर पुतिन। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12, समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जान। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह हम लोग देखते चलेंगे। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न देखते हैं तो आपके स्क्रीन पर अभी दिखेगा क्वेश्चन नंबर 14। यह देखिए कौन सा क्वेश्चन है। निम्न में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? अर्थात वह जो देश था वह विखंडित हो गया, टूट गया, बट गया। आधार क्या था? रिलीजन, और दूसरा कास्ट, अर्थात धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना किसको करना पड़ा? तो इस प्रश्न का आंसर जानिए, ये होगा ऑप्शन, अर्थात जुगोस्लाविया देश। इसके बारे में कुछ और जानिए। जुगोस्लाविया में कैथोलिक, मुस्लिम तथा रूढ़िवादी ईसाई धार्मिक जातीय समूह हैं। जातीय प्रतियोगिता के कारण जुगोस्लाविया 6 गणतंत्र तथा 2 राज्यों में बंट गया था। कितना में? 6 गणतंत्र तथा 2 राज्यों में बंट गया था। तो इसका सही जवाब आप समझ गए, और इससे संबंधित और भी तथ्य आपने जाना, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? मालूम होना चाहिए आपको, ऑप्शन डी सही होगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन 16, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इजी क्वेश्चन। धर्म को ही समुदाय का मुख्य आधार मानता है, अर्थात धर्म को प्राथमिकता देता है आवश्यकता से अधिक, तो उसे हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। ठीक है। आगे 18 की तरफ हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन। यहाँ देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन 18 दिख रहा है। सामुदायिक समाज की संरचना का आधार क्या है? आधार पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 19 क्या होगा। सर्वप्रथम इंग्लैंड में महिलाओं को, कहाँ? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन पूछता है कब हुआ? तो इसका जवाब आपको होगा ऑप्शन ए, 1918 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 20, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ना लोकतंत्र के लिए कैसा है?
सिंपल बात समझ सकते हैं, महिला की अगर भागीदारी बढ़ रही है राजनीति में तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें, तो निम्न में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? जाहिर सी बात है, लिखित संविधान तो होगा ही होगा, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होने चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा तो न्याय मिलेगा नहीं, इसलिए इसका सही जवाब मुझे दिखता है कि खरी शासन व्यवस्था, इट इज़ राइट आंसर, यही सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब आप जान लें, ऑप्शन डी हो जाएगा 1962 में, 1962 में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? यह हम लोग जानते ही हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव होता है और प्रशासन चलता है, उसके बाद पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। त्रिस्तरीय पंचायती राज का स्वरूप है, कहाँ? बिहार में। ठीक है, ये तो हम लोग बात जानते ही होंगे कि पंचायती राज का शुरुआत कहाँ से किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले से। कहाँ? राजस्थान के नागौर ज़िले से। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सोवियत संघ को किस वर्ष विखंडित कर दिया गया? सोवियत संघ कहने का अर्थ है फ्रेंड्स रूस अभी कहलाता, उस समय सोवियत संघ रूस कहलाता था। ठीक है, तो ये कब विखंडित हुआ? तो 1991 में हुआ। ठीक है, 1991 में हुआ। इसी देश से टूटने के बाद आप नाम सुने होंगे देश का, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे पहले सोवियत संघ रूस में ही आते थे, लेकिन 1991 में इसका विभाजन हो गया। अभी मैंने बताया था रूस की राजधानी मॉस्को, वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन 25, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अब ये जो प्रश्न है ना इकोनॉमिक्स से है, तो कितने प्रमुख क्षेत्र हैं ये आप जानते होंगे, नहीं तो जानिए। 3 गो है, कौन कौन? तो यह है पूंजीवादी, उसके बाद है समाजवादी और तीसरा मिश्रित। तो यह प्रश्न से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित। 27, इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है? आप ऑप्शन देख करके ही समझ सकते हैं, दिल्ली का पिछड़ा होगा, देश की राजधानी है, नहीं। पंजाब, यह तो कृषि के मामले में और भी उन्नत राज्य है। केरल, यहाँ की आपको मालूम ही है, साक्षरता 100% है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही जवाब होगा बिहार। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। 28, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? आप देखते ही हैं यहाँ उद्योग धंधे का बहुत अभाव है, ये सही जवाब इसका हो जाएगा बी, अर्थात कृषि। आगे हम लोग देखें इसके बाद कौन सा प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? अंग्रेजी शासन के पहले भारत को क्या कहा जाता था? ये बात बात में लोग प्रयोग करता है आम बोलचाल की भाषा में। सही जो आपको ढूंढना चाहिए, सोने की चिड़िया, ऑप्शन ए राइट आंसर। 30, नरेगा, NREGA, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? गांव से जुड़ा हुआ प्रश्न है, वेरी इजी है और बहुत पॉपुलर भी है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यह है 100 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए? 100 दिन की गारंटी देता है नरेगा। एक बात और आपको जानना चाहिए कि आखिर इसकी स्थापना कब की गई थी? ये जो नरेगा, इसकी स्थापना कब हुआ? तो 7 सितंबर 2005 को, और फिर उसके बाद इसका नाम कन्वर्ट हो गया मनरेगा, जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के नाम से जाना जाता है। कब से ये हुआ? तो यह 2 अक्टूबर 2009 से, 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा न होके मनरेगा हो गया। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? यह तकरीबन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन समझिए, आपके लिए तो है ही। तो इसका अनुमान लगाया था ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। अब कब लगाया था? तो 1867-68 में। अच्छा, जिस समय अनुमान लगाए थे दादा भाई नौरोजी, तो कितना लगाए थे? तो प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताया था 20 रुपया। कब की बात हो रही है? 1800
67-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। एक बात और जानिए, दादा भाई नौरोजी पारसी समुदाय से थे, धर्म के मानने वाले थे, और इनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष भारत के। तो ये सभी आपको जानकारी रखना है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें तो आपका 32 क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किसकी है? तो ऑप्शन डी होगा, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आगे अब हम देखें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 33, गरीबों के कुचक्र की धारणा को किसने बताया? गरीबों के कुचक्र की धारणा को किसने बताया? तो यह भी आपको आसान सा ही क्वेश्चन है, इससे आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले ये आप जान लीजिए कि यह क्वेश्चन है किस विषय से। तो यह आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है। किस चीज़ का पार्ट है? इकोनॉमिक्स का पार्ट। अब आपको है कि कौन सा आंसर होगा, तो 33 का आंसर आपको फ्रेंड्स हो जाएगा ए। क्या है? रैगनर मार्क्स ने। रैगनर मार्क्स ने। प्रश्न आता है कि कब? तो 1953 में। 1953 में क्या थे? तो यह एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। आगे चलिए, उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, कैसी है? तो इसका जवाब ऑप्शन डी होगा, सभी होगा, व्यवहारिक भी है, वैज्ञानिक भी है, सहज भी है। 35, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपको मालूम होना चाहिए, अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन बी। कैसे? क्योंकि जब एक बार यूज आप कर लेते हैं तो फिर से उसको बनाना बहुत मुश्किल है, दोबारा आप कोयले को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 36, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत पॉपुलर, और वीवीआई भी इसको आप समझ सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुड़ मृदा। कौन सा मृदा? तो रेगुड़ मृदा। एक बात जान लीजिए इसमें कि जो रेगुड़ मृदा है अर्थात काली मृदा है, इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। अधिक सिंचाई से मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। एक बात और समझेंगे आप, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर भी कहा जाता है। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारियाँ प्राप्त होती है, इसे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो यह सबसे ज़्यादा निम्नीकरण का उदाहरण है अधिक सिंचाई, जिसके कारण वहाँ की मृदा की जो शक्ति होती है फसल उत्पादन करने की, उसमें भारी कमी आई है। तो यही होगा। क्यों? क्योंकि अधिक सिंचाई से मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। बस यही उसका वजह है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो हमने देख लिया था, अब आइए 39 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? तो यह मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? अर्थात मेढक अपना जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ा सके, इसको रोकने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी होगा, एड्रीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इंद्रपुरी जलाशय बिहार के इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7%। मतलब जिस तरह से बुक में दिया गया उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 7% होगा, लेकिन आप वर्तमान जानकारी जान लें कि वर्तमान समय भी 7.74 कितना 7.74% है। अर्थात 94,163 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, क्षेत्र कहने का मतलब बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 7,228 वर्ग किलोमीटर में वन है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ओनली इंडिया में ही पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घड़ियाल। घड़ियाल क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग ले लें। तो यह एक सरीसृप वर्ग की प्राणी है। कौन से वर्ग का? सरीसृप वर्ग की प्राणी है, जो मगरमच्छ वंश का
प्राणी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया आपका ये। 43, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है, मतलब कितने नंबर पर है। तो यह आपका इसका जवाब हो जाएगा 6ठा। अब क्यों, चूँकि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसके बारे में जान लें कि प्रथम जो है मैंगनीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जबकि छठे नंबर पर अपना देश भारत है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। आप इजी वे में सुने होंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट, ध्यान रखिएगा, ब्लू प्लैनेट नीला ग्रह कहा जाता है। 45 देखेंगे, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। जैसे चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या होगा, ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, बगैर इसके नहीं बन सकता है। अब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इसमें हो जाएगा कौन सा, 45 का आंसर हो जाएगा आपका ये, अर्थात चूना पत्थर। 46, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में भी, और ये जो एकेडमिक एग्जाम है इसमें तो पूछे ही जाते हैं। तो यह होगा सतलज नदी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 46 का, सी, सतलज नदी पर है। 47, सुनामी किस स्थान पर आती है। जाहिर सी बात है कि सुनामी आया कहाँ पर आएगा, जहाँ पानी होगा। पानी सबसे ज़्यादा कहाँ, समुद्र में, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 48 इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, सामान्य आपदा है, मानव जनित आपदा है, इनमें से कोई नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि बाढ़ हम जानबूझ के थोड़े ही लाते हैं, कृत्रिम रूप से नहीं लाई जाती है, यह प्रकृति के द्वारा आता है, इसलिए इसे प्राकृतिक आपदा कहेंगे। तो आज के साथ ही, इसके साथ ही यहाँ पर इस वीडियो का हम अंत करेंगे। लास्ट में आपसे आग्रह होगा कि अगर अच्छा लगा होगा, कुछ फ़ायदे हुए होंगे, कुछ जानकारियाँ मिली होंगी, तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर कर लेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।